दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों 6वीं कक्षा से लेकर 12वीं तक के एनसीईआरटी पुस्तकों पर आधारित पर्यावरण के एनसीईआरटी सार के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है प्राकृतिक वनस्पति भारत और विश्व के संदर्भ में। इस अध्याय में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उसमें भारत में वनस्पतियों के प्रकार, पर्वतीय प्रदेशों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पति की पेटियां, वनों का ह्रास, भारत में वन और वन्यजीव का संरक्षण, वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और वितरण तथा समुदाय और वन संरक्षण हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी सार पर्यावरण के अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पति विश्व और भारत के संदर्भ में। दोस्तों भारत में अगर हम वनस्पतियों के प्रकार की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे देश में कुल मिलाकर जो मुख्य वनस्पतियाँ पाई जाती हैं या इनके प्रकार पाए जाते हैं, इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन और झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन हैं। अगर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का प्रारूप दिखाया गया है। झाड़ी परत जो है यहाँ पर नीचे देखिए 1.5 मीटर तक जो है झाड़ी परत है, 5 मीटर नवीन वृक्षों की परत है, 20 मीटर तक जो है वितान परत है, 40 मीटर तक निर्गत परत और 60 मीटर तक इनकी अधिकतम ऊंचाई होती है। और ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आप जान लीजिए कि पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में तथा लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग और तमिलनाडु के तट तक सीमित हैं, क्योंकि उन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा सर्वाधिक होती है। और ये वन उन क्षेत्रों में भली बात विकसित है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है और इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुँचते हैं। जो ये क्षेत्र हैं दोस्तों जहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, ये क्षेत्र पूरे साल भर गर्म और आर्द्र रहते हैं, इसलिए यहाँ पर हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएँ उगती हैं और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों के स्तर मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई यहाँ पर निश्चित समय नहीं होता है, इसलिए कुछ पौधों की पत्तियाँ गिरती रहती हैं, कुछ की नहीं गिरती हैं। तो ऐसे में ये वन हमेशा यानी साल भर हरे भरे दिखते हैं, इसलिए इनको सदाबहार वन कहा जाता है। यहाँ पर कुछ प्रमुख सदाबहार वनों के वृक्षों में आप देखिए आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबर, सिनकोना आदि हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के वृक्ष आबनूस यानी एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिनकोना हैं। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लैमूर और हिरण हैं। निम्न और मध्य गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र घाटी में ये मृदाएं अधिक धुमटी और मृण्मय हैं। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। इसके अलावा इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ और कई रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। वनों का दूसरा प्रकार उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी पतझड़ वाले वन हैं। इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर फैले हुए वन हैं। इनको मानसूनी वन भी कहा जाता है और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और ये वन जो होते हैं शुष्क ऋतु में, जो ग्रीष्म ऋतु होती है, 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है और ऐसे वन देश के पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय के गिरिपद प्रदेश, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल में पाए जाते हैं। और सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन और सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं जो आर्द्र या नम पर्णपाती वनों में पाई जाती हैं।
शुष्क पर्णपाती वन, तो यहाँ पर थोड़ा वर्षा कम होती है। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है, या ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागौन, साल, पीपल और नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग के लिए साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्रायः शेर, हिरन, सिंह, सूअर, हाथी हैं। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए जैसे अन्य जीव जंतु भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो देखिए, शुष्क पर्णपाती वनों में सिंह, शेर, सूअर, हिरण और हाथी जैसे जीव पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कटीले वन और झाड़ियाँ जो एक प्रमुख प्रकार है, इसके बारे में जानते हैं। तो जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन और झाड़ियाँ पाए जाते हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है। इसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा कम होती है। अकासिया, खजूर, यूफोरबिया और नागफनी यानी कैक्टस यहाँ की प्रमुख प्रजातियाँ हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए हैं। इनकी जड़ें लंबी और जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। इनकी पत्तियाँ छोटी होती हैं। इसका कारण ये है कि वाष्पीकरण की दर जो है वो कम हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा जल का उपयोग पौधे कर सकें। जो शुष्क भाग है वहाँ पर झाड़ियाँ और कटीले पेड़ पौधे पाए जाते हैं और इन जंगलों में प्राय चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े और ऊँट पाए जाते हैं। दोस्तों, कुछ प्रमुख कटीले वन तथा झाड़ियों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अकासिया, खजूर, यूफोरबिया और नागफनी ये कटीले वन और झाड़ियों के प्रमुख पादप जातियां हैं। भारत में वनस्पति का एक प्रमुख प्रकार पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन है। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान कम होता है, आप जानते हैं, और ऊंचाई के साथ प्राकृतिक वनस्पति में अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ देखने को मिलता है। अगर 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले वृक्षों की प्रधानता होती है, जैसे ओक और चेस्टनट। 1000 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। और ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। पर्वतीय वन को प्रारूप यहाँ पर दिया गया है। अधिक ऊंचाई पर जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन और घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन और बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं इन वृक्षों के आकार होते जाते हैं और अंततः झाड़ियों के रूप में बाद में वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर और बक्करवाल जैसी भूमक्कड़ जातियों के द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। जो पर्वतीय भाग में अधिक ऊंचाई वाले भाग हैं वहाँ पर मांस, लीचेन घास, टुंड्रा वनस्पति जो है इसका प्रमुख भाग है। और इन वनों में प्राय कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंघा यानी तिब्बतियन एंटीलोप, याक, हिमतेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आईबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ और बकरियां पाई जाती हैं। तो पर्वतीय वनों में पाए जाने वाले मुख्य जीव जंतु और जानवर कश्मीरी महामृग, याक, रीछ, गिलहरी, हिमतेंदुआ और लाल पांडा हैं। इसके अलावा मैंग्रोव वन देख लेते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वनस्पति भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आदि डेल्टाई क्षेत्रों में ये मैंग्रोव वन विकसित होते हैं। तटों और नदियों के ज्वारीय क्षेत्र में मैंग्रोव पाए जाते हैं। इन वृक्षों की विशेषता ये है कि ये खारे पानी और ताज़े पानी दोनों में पनप सकते हैं।
ज्वारी क्षेत्र में ताज़ा और खारा जल एक दूसरे में मिलता रहता है और सुंदरी नामक वृक्ष इन वनों का प्रसिद्ध वृक्ष है और इसी वृक्ष के नाम पर गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के वनाच्छादित भाग का नाम सुंदरवन पड़ा है। अब आइए पर्वतीय प्रदेशों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पति पेटियों के बारे में जानते हैं कि ये क्या हैं। दोस्तों, पर्वतीय प्रदेश में वनस्पति के वितरण में ऊंचाई की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घट जाता है। पर्वतीय प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय वनस्पति से लेकर ध्रुवीय प्राकृतिक वनस्पति की उत्तरोत्तर एक के बाद दूसरी पेटी मिलती है। ये सभी पेटियां केवल 6 किलोमीटर की ऊंचाई में समाई हुई हैं, लेकिन एक ही ऊंचाई पर धूप वाले और कम धूप वाले क्षेत्रों में वनस्पति में अंतर आ जाता है। हिमालय के गिरिपद और अंत में शिवालिक की श्रेणियाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों से आच्छादित हैं और जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन हैं, इन वनों के प्रधान और आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष साल है। बांस भी यहाँ सामान्य है। इनके बाद की पेटी आर्द्र पर्वतीय वनों की है, जो समुद्र तल से 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। सदाहरित चौड़ी पत्ती वाले बांज यानी ओक के वृक्ष, चेस्टनट और सेब के वृक्ष यहाँ सामान्य रूप से मिलते हैं। इसी ऊंचाई पर भारत के उत्तर पूर्वी भागों में जहाँ भारी वर्षा होती है, उपोष्णकटिबंधीय चीड़ के वन पाए जाते हैं। इनमें चीड़ या चील के वृक्षों की प्रधानता है। अधिक ऊंचाई पर यानी समुद्र तल से 1600 से 3300 मीटर की ऊंचाई के बीच जो वृक्ष पाए जाते हैं, उनके बारे में जान लीजिए। चीड़, सीडर, सिल्वर फर और स्प्रूस। तो याद रखिएगा, ये समुद्र तल से 1600 से 3300 मीटर की ऊंचाई के बीच पाए जाने वाले वृक्ष हैं और ये शीतोष्ण कटिबंध के शंकुधारी वृक्ष हैं। हिमालय का आंतरिक श्रेणियों में और अपेक्षाकृत शुष्क भागों में ये वृक्ष देवदार बहुत अच्छी तरह पनपते हैं। समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंध शंकुधारी वनों का स्थान अल्पाइन वन ले लेते हैं। इन वनों में प्रमुख वृक्ष सिल्वर फर, चीड़, भूर्ज यानी बर्च और हापुसा यानी जूनिपर हैं। इससे अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वनों का स्थान झाड़ियाँ, गुल्म और घास भूमियाँ ले लेती हैं। आइए वनों के ह्रास पर विचार करते हैं। वनों का ह्रास किस तरह से हो रहा है। दोस्तों, किस तरह से मानव ने प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तित कर दिया है, उसे लकड़ी, छाल, पत्ते, रबर, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद्य प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वनों और वन्य जीवन से प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य ही है जिसने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुँचाया है। भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, तकनीकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र भूमि कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। और इसके अलावा आप देखिए, अधिकतर जनजातीय क्षेत्र विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित यानी झूम खेती अथवा स्लैश और बर्न खेती के चलते वनों की कटाई या उसमें ह्रास हुआ है। बड़ी विकास परियोजनाएं जब चलाई जाती हैं तो इनसे भी वनों को नुकसान पहुंचता है। इसके कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं कि 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा है और ये प्रक्रिया आज भी जारी है। मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने के बाद जलमग्न हो गए हैं और वनों की बर्बादी में खनन यानी माइनिंग ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है और इसने कई प्रजातियों और प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया है। कई प्रजातियों, जिसमें भारतीय हाथी शामिल हैं, इनके आवागमन मार्ग को बाधित किया है। बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद ये मानते हैं कि जो वन संसाधन हैं उनकी बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन चारे और ईंधन के लिए लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियाँ काटकर की जाती है, न कि पूरे पेड़ काटकर। वन पारिस्थितिकी तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थ, खनिज और अन्य संसाधनों के संचय कोष हैं, जो तेजी से विकसित होती औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग और पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि जब जनसंख्या बढ़ती है तो वनों को काटा जाता है,
कृषि क्षेत्र का विकास होता है, उद्योग धंधों के विकास कराया जाता है, तो इसमें वनों को बहुत नुकसान होता है। हिमालयन यव या यू, हिमालयन यव चीड़ के एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष है। ये एक औषधि पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। इसे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर की औषधि है। इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जाति को खतरा पैदा हो गया है। पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ सूख गए हैं। दोस्तों, ये जो आरक्षित क्षेत्र हैं, रिजर्व एरिया हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं। विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन्य जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना, आखेटन, पर्यावरणीय प्रदूषण और विषाक्तीकरण और दावा नल आदि शामिल हैं। पर्यावरण विनाश के अन्य प्रमुख कारकों में संसाधनों का असमान बंटवारा, उनका असमान उपभोग, पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारी में असमानता, ये सभी कारक भी पर्यावरण विनाश में सहायक हैं। आमतौर पर देखा जाए तो विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोष जो है वो तेज़ी से बढ़ती हुई अत्यधिक जनसंख्या है, क्योंकि इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों को काटना जरूरी हो जाता है। एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना ज़्यादा है। और इसी प्रकार भारत के 5% धनी लोग 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उपभोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। इन 5% लोगों की पर्यावरण रखरखाव में कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके हैं। 1/3 जलमग्न भूमि सूख चुकी है। 70% धरातली जल क्षेत्र प्रदूषित है। 40% मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो चुका है। जंगली जानवरों के शिकार, व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से कीमती पेड़ पौधों की कटाई के कारण हजारों वनस्पति और वन्य जीव जातियाँ लुप्त होने के कगार पर पहुँच गई हैं। वन और वन्य जीवों का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय नहीं है। जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित जो समुदाय हैं वो निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए हैं। ये समुदाय बहुत से ऐसे जिनको वनवासी समुदाय, वनों के आसपास रहने वाली जो जनजातियां हैं, जो गांव हैं, उनके बारे में ये खाने पीने, औषधि, संस्कृति, अध्यात्म के लिए वनों और वन्य जीवों पर निर्भर हैं। गरीब वर्ग में भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हैं। कई समाजों में खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकता की वस्तुओं को इकट्ठा करने की मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। जैसे ही इन संसाधनों की कमी होती जा रही है, महिलाओं पर कार्य का भार, कार्य का बोझ बढ़ता जा रहा है। कई बार उनको संसाधन इकट्ठा करने के लिए 10 किलोमीटर से भी अधिक पैदल चलना पड़ता है। इससे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। उनके काम का समय बढ़ जाता है। घर और बच्चों की उपेक्षा होती है, जिसके गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम होते हैं। वन कटाई के परोक्ष परिणाम गरीब तबके को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। इसमें सूखा और बाढ़ सबसे महत्वपूर्ण है। इस स्थिति में गरीबी पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है। यानी गरीबी पर्यावरण के निम्नीकरण या पर्यावरण प्रदूषण में बहुत जिम्मेदार है। भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीवन मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है। इसलिए ये जरूरी है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सही और उपयुक्त तथा तार्किक नीति अपनाई जाए। अब आइए जानते हैं भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण के बारे में। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। वन्य जीवन और वनों में तेज गति से ह्रास हो रहा है। इसके कारण इनका संरक्षण बहुत जरूरी हो गया है। संरक्षण से पारिस्थितिक विविधता या जैव विविधता बनी रहती है। हमारे जीवन संसाध्य संसाधन जल, वायु और मृदा से बने रहते हैं और ये विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन विविधता को संरक्षित करती है। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। 1960 और 70 के दशक के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा कार्यक्रम का पुरजोर मांग की थी। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया और वन्य जीवों के आवास संरक्षण के इसमें
कई प्रकार के प्रावधान किए गए। सारे विश्व में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई है और इस कार्यक्रम के तहत बची हुई जो संकटग्रस्त जातियां हैं उनके बचाव पर, शिकार प्रतिबंध पर, वन्यजीव आवासों का कानूनी संरक्षण और जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने पर प्रबल जोर दिया गया है। उसके बाद केंद्रीय सरकार और कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव पशु विहार स्थापित किए। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की घोषणा की जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैड़ा, कश्मीरी हिरण अथवा हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल, लवणीय जल और घड़ियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल हैं जिनके संरक्षण की जिम्मेदारी राज्यों द्वारा निभाई जा रही है। इसके अलावा कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा और हिम तेंदुओं आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण किया गया है और आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती हैं, न कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के कई तरीके हैं, इनकी गहनता से खोज भी की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। वन्यजीव अधिनियम 1980 में पारित किया गया और 1986 का जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है ये जीव जंतुओं के संरक्षित जातियों को शामिल किया गया है। इसमें तितली, पतंग, भृंग और ड्रैगन फ्लाई इत्यादि हैं। तो इसके अलावा 1991 में पौधों की 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई थीं। अब आइए देखते हैं वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और वितरण के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप जान लीजिए वन और वन्यजीव के प्रकार और वितरण। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यदि हम वन और वन्यजीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है, जिनको कुछ वर्गों में बांटा गया है। एक तो इसमें आरक्षित वन है, दूसरा रक्षित वन है, तीसरा अवर्गीकृत वन है। तो इसमें देखिए आरक्षित वन, तो देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित हैं। यहाँ तक कि वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। रक्षित वन, वन विभाग के आदेशानुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। तीसरा अवर्गीकृत वन है, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे अस्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में अस्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है जो कि प्रदेश के वन क्षेत्र का लगभग 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों का एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन हैं और स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में हैं। दोस्तों इसके अलावा पवित्र पेड़ों की बात की जाती है। पवित्र पेड़ों के झुरमुट विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति के बारे में। तो अपने यहाँ प्रकृति की पूजा सदियों से की जा रही है और जनजातियों का विश्वास है कि प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना जरूरी है। इन्हीं विश्वास ने विभिन्न वनों को बचाकर रखा है जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे भागों में स्थानीय लोग ही घुसते हैं और न किसी को छेड़छाड़ करने देते हैं। कुछ समाज विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। ओडिशा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं और बहुत से व्यक्ति पीपल और बट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने पर अपने पारंपरिक तरीके हैं।
आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है और आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं, मंदिर के भक्तों में गिनते हैं। राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास आप काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं, जो वहाँ के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। अब आइए लास्ट में समुदाय और वन संरक्षण के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। वन संरक्षण आमतौर पर हम लोग इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसी से दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। आप देख सकते हैं, सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। कई क्षेत्रों में लोग स्वयं वन्य जीवों और आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर के 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरोदेव डाकौ सेंचुरी घोषित कर दी, जिसके अपने नियम कानून हैं जो शिकार वर्जित करते हैं, बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ वन्य जीवन को बचाते हैं। इसके अलावा कौन नहीं जानता है चिपको आंदोलन के बारे में। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में कामयाब नहीं रहा, फिर भी ये दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित करके आप जान लीजिए कि कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और ये दिखाया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहारिक कृषि उत्पादन संभव है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम हरित वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन हरित वनों को या जो नुकसान वाले वन हैं उनके बचाव के लिए कार्य करता है। इससे गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। NCERT सार पर्यावरण के अंतर्गत विश्व और भारत के संदर्भ में प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी का दूसरा भाग। ये वीडियो आप जान लीजिए कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पर्यावरण विज्ञान खंड, पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें कॉन्सेप्ट और विचारों के अलावा हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी इसमें हमने रेखांकित किया है, जो परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो आप इन तथ्यों को भी तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।